आज के इस नए गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही हैरान करने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कल्पना कीजिए, आपके घर में शादी का माहौल है। बहुत ही आम बात है हमारे यहाँ। बिल्कुल। आपने अपनी बहन या बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने का पूरा बजट बना लिया है। एक एक पैसे का हिसाब हो चुका है। आप रात को सुकून से सोते हैं और अगली सुबह एक बहुत बड़ा झटका लगता है। एग्जैक्टली। अगली सुबह अखबार उठाते ही पता चलता है कि सरकार ने रातों रात आपकी उस खरीदारी पर लगने वाला टैक्स 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया है, बिना किसी चेतावनी के और बिना किसी लंबी चौड़ी सार्वजनिक चर्चा के। हाँ, देश की सीमाओं पर जो टैक्स कल तक 6% था, वो आज सुबह उठते ही सीधा 15% हो गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जोरदार झटका है जिसने पूरे सर्राफा बाजार की, मतलब हमारे ज्वेलरी मार्केट की नींद उड़ा दी है। और यही आज हमारा मिशन है। हम इस फैसले की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो रुपया नी सफर यूट्यूब चैनल के संस्थापक दिव्येश शाह की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है। द गोल्डन टैक्स, इंडियाज न्यू बुलियन इम्पोर्ट ड्यूटी पॉलिसी। बहुत ही शानदार रिपोर्ट है ये। जी। और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ गहनों के महंगे होने की खबर नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ व्यक्तिगत खरीदारी का मामला नहीं है। इस 15% के आंकड़े के पीछे विदेशी मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और हमारी अपनी करेंसी यानी रुपए की कीमत का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यही है कि ये सिर्फ सतह की बात नहीं करती। ये दिखाती है कि कैसे आम आदमी की तिजोरी और रिजर्व बैंक का खजाना आपस में जुड़े हुए हैं। तो बिना देर किए इस फैसले की बारीकियों में उतरते हैं। 13 मई से ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। हाँ, तुरंत लागू कर दिया गया। सोने और चांदी पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसे 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा था। अच्छा, किस बात पर? जब मैंने इस रिपोर्ट को गहराई से पढ़ा तो पता चला कि ये सीधा सीधा 15% का एक टैक्स नहीं है। सरकार ने इसे 2 हिस्सों में तोड़ा है। 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। हाँ, वही। तो मेरा सवाल ये है कि सीधे 15% कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं बोल देते? ये 10 और 5 का गणित क्यों उलझाया गया है? ये बहुत ही शानदार तकनीकी सवाल है और इसका जवाब भारत के कर ढांचे यानी टैक्स स्ट्रक्चर के काम करने के तरीके में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब सरकार बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाती है तो वो पैसे सीधे भारत सरकार के मुख्य खजाने में जाता है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। हाँ, मुख्य खजाना। और नियम के मुताबिक इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ बांटना पड़ता है। ओह, अब समझ में आया। मतलब अगर पूरा 15% कस्टम ड्यूटी होता तो राज्यों को भी उसमें से बड़ा हिस्सा देना पड़ता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन जब सरकार किसी टैक्स के आगे सेस शब्द लगा देती है, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया गया है। एग्जैक्टली, तो वो पैसा एक खास लॉक बॉक्स में चला जाता है। सेस से मिलने वाली रकम को राज्यों के साथ साझा करने की कोई मजबूरी नहीं होती। क्या बात है! मतलब वो पैसा सीधे केंद्र के पास रहता है। हाँ, जिसे सैद्धांतिक रूप से कृषि या बुनियादी ढांचे के लिए खर्च किया जाना चाहिए। 1 मिनट, तो क्या हम ये मान लें कि सरकार इस 5% अतिरिक्त सेस के जरिए देश की खेती को रातों रात चमकाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है? नहीं। तो मुख्य मकसद पैसा कमाना नहीं है? अगर हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक तस्वीर को देखें तो जवाब है नहीं। अर्थशास्त्र में कई बार टैक्स इसलिए नहीं लगाया जाता कि सरकार को पैसा चाहिए। तो फिर क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग उस काम को करना बंद कर दें। इसे एक डिटरेंट कहते हैं। डिटरेंट मतलब एक तरह का जुर्माना? हाँ, इसे आप एक बहुत ऊंची दीवार या एक बेहद महंगे टोल प्लाजा की तरह समझ सकते हैं। सरकार ये नहीं कह रही है कि आइए हमें 15% टैक्स दीजिए और खुशी खुशी सोना ले जाइए। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं? सरकार असल में ये कह रही है कि हमने टोल इतना महंगा कर दिया है कि आप अपनी गाड़ी यहीं से वापस मोड़ लें। अरे वाह! मतलब उनका असली मकसद राजस्व कमाना नहीं है, बल्कि सोने के आयात के उस भारी सैलाब को रोकना है जो देश में घुस रहा था। एग्जैक्टली, यही इस पूरी नीति का आधार है। ये तो बहुत ही दिलचस्प रणनीति है। और रिपोर्ट में एक और बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा। कौन सी बात? ये दीवार सिर्फ सोने के बड़े बड़े बिस्कुटों या चांदी की ईंटों के लिए नहीं खड़ी की गई है। दिव्येश शाह की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इस दायरे में बहुत कुछ है। हाँ, इसमें प्लैटिनम भी शामिल है। प्लैटिनम, औद्योगिक इस्तेमाल वाली धातुएं और सबसे हैरानी की बात, ज्वेलरी फाइंडिंग्स भी शामिल हैं।
और ये ज्वेलरी फाइंडिंग्स वाला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फाइंडिंग्स मतलब गहने बनाने वाले वो छोटे छोटे पुर्जे ना, जैसे चेन का हुक या कान की बाली का पेंच। बिल्कुल, वही छोटे पुर्जे। ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब अगर कोई बाजार में सोने का बड़ा निवेश नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी पुरानी चेन की एक टूटी हुई कड़ी ठीक करवाने जा रहा है, तो उस छोटे से पुर्जे पर भी इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड वॉर का असर पड़ेगा। पूरी तरह से पड़ेगा। और सरकार ने इसे जानबूझकर शामिल किया है। जानबूझकर? क्यों? देखिए, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब सरकार सिर्फ सोने के बिस्कुट पर टैक्स बढ़ाती है तो व्यापारी लूप होल ढूंढ लेते हैं। मतलब कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि ठीक है, हम बिस्कुट आयात नहीं करेंगे, हम सोने को छोटे छोटे हुक और पेंच के आकार में ढालकर ज्वेलरी फाइंडिंग्स के नाम पर आयात कर लेंगे। अरे बाप रे, क्योंकि उस पे टैक्स कम होता था। एग्जैक्टली। ओह, तो लोग टैक्स बचाने के लिए सोने के हुक आयात करके बाद में उन्हें पिघलाकर वापस बिस्किट या गहने बना लेते थे। बिल्कुल यही होता था। इसी चालाकी को रोकने के लिए इस बार सरकार ने कोई लूप होल नहीं छोड़ा। मतलब हर रास्ता बंद कर दिया। हाँ, बिस्कुट हो, ईंट हो या चेन का एक छोटा सा हुक, सब पर 15% की ही मार पड़ेगी। आयात का हर दरवाजा सील कर दिया गया है। तो अगर सरकार इन सभी दरवाजों पर इतनी सख्त पहरेदारी कर रही है और हमें पीछे मोड़ना चाहती है, तो इसके पीछे का असली कारण क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। हमारे घरों में, मतलब आम परिवारों में, हमेशा से ये सिखाया गया है कि सोना सबसे सुरक्षित निवेश है। मुसीबत के समय का सच्चा साथी। बिल्कुल। तो जो चीज एक आम इंसान को इतनी आर्थिक सुरक्षा देती है, सरकार उस चीज के देश में आने से इतनी घबराई हुई क्यों है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। जो चीज हमें बचाती है, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गई? ये अर्थशास्त्र के सबसे खूबसूरत और जटिल सिद्धांतों में से एक है। इसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या बचत का विरोधाभास कहते हैं। बचत का विरोधाभास? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, जब आप अपने स्तर पर या एक परिवार के स्तर पर सोचते हैं, तो सोना खरीदकर तिजोरी में रखना आपको एक आर्थिक सुरक्षा देता है। जी बिल्कुल, लगती है कि हमारी संपत्ति सुरक्षित है। लेकिन जरा इसी चीज को राष्ट्रीय स्तर पर एक मैक्रो नजरिए से देखें। जब लाखों लोग यही काम करते हैं, तो वो सारा सोना तिजोरियों में जाकर बंद हो जाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में वो सोना एक डेड एसेट यानी मृत संपत्ति बन जाता है। मृत संपत्ति मतलब वो देश के लिए कोई काम नहीं कर रही है? कोई काम नहीं कर रही। अगर आप वही पैसा बैंक में एफडी करते या शेयर बाजार में लगाते या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते, बिल्कुल, तो वो पैसा अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाता। बैंक उस पैसे से किसी कंपनी को लोन देता, वो कंपनी फैक्ट्री लगाती और उसे 1000 लोगों को नौकरियां मिलती। एग्जैक्टली। लेकिन सोने में लगा हुआ पैसा बस एक अंधेरी तिजोरी में पड़ा रहता है। वो ना तो कोई रोजगार पैदा करता है और ना ही देश के उत्पादन में कोई योगदान देता है। ये नजरिया वाकई आंखें खोलने वाला है। लेकिन फिर भी भले ही वो तिजोरी में बंद रहे, उससे हमारी करेंसी या रुपए को क्या नुकसान पहुंच रहा है? बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। सरकार इतनी सख्त कार्रवाई क्यों कर रही है कि रुपया खतरे में है? मैं तो अपने देश के अंदर भारतीय रुपए देकर ही सोना खरीद रहा हूं ना। और यहीं से पूरी कहानी में वो असली ट्विस्ट आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। आप अपने मोहल्ले के ज्वेलर को रुपया देते हैं, ये सच है, लेकिन भारत अपनी जरूरत का लगभग सारा सोना बाहर से आयात करता है। हाँ, दुबई से, स्विट्जरलैंड से। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी देश सोने के बदले हमारा रुपया स्वीकार नहीं करता। उन्हें डॉलर चाहिए होता है। एग्जैक्टली। इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए मुंबई का एक बहुत बड़ा आयात करता है जिसे टनों सोना बाहर से मंगवाना है। ठीक है। वो ट्रकों में भरकर भारतीय रुपया लेकर रिजर्व बैंक या बड़े बैंकों के पास जाता है। वो कहता है कि ये लो करोड़ों रुपए और मुझे इसके बदले में डॉलर दे दो, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोना खरीद सके। हाँ, आप सोचिए, जब पूरे देश के व्यापारी ऐसा करने लगे, हर कोई अपना रुपया बैंकों में फेंक रहा है और वहां से डॉलर खींच रहा है। तो इससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अचानक से रुपये की बाढ़ आ जाती है और डॉलर की भारी कमी हो जाती है। हाँ, अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम, मांग और आपूर्ति। बिल्कुल, डिमांड और सप्लाई। जब बाजार में कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जैसे इस मामले में रुपया, तो उसकी कीमत गिरने लगती है। और जिस चीज की मांग बहुत ज्यादा होती है, जैसे डॉलर, उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। एग्जैक्टली। अरे बाप रे,
मतलब हमारी एको सोने की चेन की कीमत चुकाने के लिए देश की बेशकीमती विदेशी मुद्रा यानी डॉलर देश से बाहर जा रही है। और जब डॉलर बाहर जाता है तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगता है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व? हाँ, हमारा आयात हमारे निर्यात से बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी स्थिति को व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और अगर रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोना महंगा होगा। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि देश के लिए हर वो चीज महंगी हो जाएगी जो हम बाहर से मंगाते हैं। बहुत सही निष्कर्ष निकाला आपने। अगर रुपया गिरता है तो हम जो कच्चा तेल मंगाते हैं वो महंगा हो जाएगा। मतलब पेट्रोल डीजल महंगा होगा। हाँ, जो जीवन रक्षक दवाइयां बाहर से आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, वो सब महंगे हो जाएंगे। तो एक तरह से सोने के प्रति हमारे भारी सांस्कृतिक आकर्षण की कीमत पूरे देश को पेट्रोल पंप पर चुकानी पड़ती है। पेट्रोल पंप पर और किराने की दुकान पर भी। ये तो एक बहुत ही भयानक चक्र है। और इसी चक्र को तोड़ने के लिए वित्त मंत्रालय को ये इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। मतलब ये 15% का टैक्स? हाँ, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये रुपए को गिरने से बचाने के लिए सामने रखी गई एक ढाल है। हाँ, ढाल। वैश्विक परिस्थितियां देखिए, खासकर जियोपॉलिटिक्स और युद्ध के माहौल के कारण डॉलर पहले से ही बहुत मजबूत हो रहा है। हाँ, दुनिया भर में अस्थिरता है। ऐसे में भारत सरकार ये जोखिम नहीं उठा सकती थी कि सोने का अंधाधुंध आयात हमारे विदेशी खजाने को और खाली कर दे। ये पूरी प्रक्रिया सच में दिमाग चकरा देने वाली है। हमने टैक्स का गणित समझ लिया और ये भी देख लिया कि कैसे व्यापार घाटा कम करने के लिए ये दीवार खड़ी की गई है। बिल्कुल। लेकिन अब जरा जमीन पर आते हैं। अर्थशास्त्र की इन बड़ी बड़ी किताबों से बाहर निकलकर हमारे आम बाजारों का क्या हाल होने वाला है? जमीनी हकीकत काफी अलग होती है। जब ये मैक्रो इकोनॉमिक फैसला माइक्रो स्तर पर पहुंचता है, यानी सड़क किनारे बैठे एक सुनार या शादी की तैयारी कर रहे परिवार तक, तो उसका असर कैसा होता है? इसका असर बहुत ही दर्दनाक होता है। इस स्थिति को आप एक वाटर डेट की तरह समझ सकते हैं। वाटर बेड? वो कैसे? देखिए, जब आप एक वाटर बेड के एक हिस्से को बहुत जोर से दबाते हैं तो पानी खिसक कर दूसरी तरफ चला जाता है। हाँ, और वो दूसरा हिस्सा अचानक से फूलकर ऊपर उठ जाता है। एग्जैक्टली। सरकार ने अर्थव्यवस्था के एक हिस्से यानी विदेशी व्यापार घाटे को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दबाव खिसक कर सीधे हमारे घरेलू आभूषण बाजार और आम उपभोक्ताओं पर आ गया। मतलब जो दबाव रिजर्व बैंक झेल रहा था वो अब आम जनता झेलेगी? बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार 6% से 15% की ड्यूटी का सीधा मतलब है कि भारत के अंदर सोने और चांदी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ओह, जाहिर सी बात है। जो व्यापारी सीमा पर 100 रुपए की चीज के लिए अब 115 रुपए चुका रहा है, वो अपनी जेब से तो ये घाटा सहेगा नहीं। कभी नहीं सहेगा। वो इस अतिरिक्त लागत को एमआरपी में जोड़कर सीधा ग्राहक के सिर पर डाल देगा। और भारत जैसे देश में जहां शादी का मतलब ही सोना है, ये कोई विकल्प नहीं है जिसे लोग आसानी से छोड़ सकें। और यही सबसे बड़ी चोट है आम आदमी पर। कैसे? जो मध्यम वर्गीय परिवार सालों से पैसे जोड़कर 10 तोले सोने का बजट बनाकर बैठा था, उसे अचानक उसी बजट में शायद सिर्फ 8 तोला सोना मिलेगा। उनकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर रातों रात कम हो गई। बिल्कुल कम हो गई। लेकिन सिर्फ परिवारों की बात क्यों करें? उस विशाल आभूषण उद्योग का क्या होगा जो लाखों लोगों को रोजगार देता है? उनका संकट तो और भी गहरा है। सोचिए, एक छोटे कारीगर या जूलर के पास व्यवसाय चलाने के लिए एक सीमित वर्किंग कैपिटल होती है। हाँ, कार्यशील पूंजी। पहले उसे 1 किलो सोना खरीदने के लिए मान लीजिए X रकम चाहिए होती थी। अब उसे उसी 1 किलो के लिए 9% ज्यादा रकम फंसानी पड़ेगी। तो उनकी पूंजी फंस जाएगी और मुनाफा कम हो जाएगा। बिल्कुल। कच्चा माल महंगा होने से ग्राहकों की संख्या घटेगी, लोग कम खरीदारी करेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों की बिक्री पर सीधा और बहुत भारी असर पड़ेगा। हाँ, सेल्स वॉल्यूम गिर जाएगा। तो अगर मैं इसे बहुत निर्मम तरीके से कहूँ, तो क्या सरकार यही चाहती है? मतलब क्या सरकार जानबूझकर यह चाहती है कि घरेलू बाजार में बिक्री कम हो और आम लोग तकलीफ से हैं? हाँ, अर्थशास्त्र की कड़वी सच्चाई यही है। सच में? हाँ, जब देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू जैसी स्थिति की तरफ बढ़ने लगती है तो सरकारों को कड़वी दवा पिलानी ही पड़ती है। कड़वी दवा। व्यापार संतुलन को बचाने की कीमत घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को चुकानी पड़ रही है। ये तो बहुत साफ दिख रहा है। सरकार को पता है कि इससे त्योहारी सीजन में लोगों को निराशा होगी, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए को बचाना उनके लिए कहीं ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन थोड़ी डराने वाली तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। मतलब जो खबर हमें टीवी पर सिर्फ एक नीरस टैक्स बढ़ोतरी लगती है,
उसके तार वैश्विक भू राजनीति, डॉलर के वर्चस्व और सीधा हमारी अपनी तिजोरी के टूटे हुए हुक तक जुड़े हुए हैं। और यही इस रिपोर्ट का सबसे मजबूत निष्कर्ष है। ये 15% का नियम सामान्य परिस्थितियों में लिया गया कोई रूटीन टैक्स कलेक्शन का फैसला नहीं है। ये एक रक्षात्मक कदम है, एक इमरजेंसी शील्ड है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये कोई मामूली प्रशासनिक बदलाव नहीं है जी। लेकिन इतिहास हमें एक और बात सिखाता है। वो क्या? जब भी कोई नियम इतनी जबरदस्ती और अचानक थोपा जाता है तो बाजार हमेशा कोई न कोई नया रास्ता निकाल ही लेता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस रिपोर्ट के पन्नों में नहीं है लेकिन इस फैसले की परछाई में साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या है वो विचार? जब आप किसी ऐसी चीज पर जिसकी मांग देश में पागलपन की हद तक है अचानक इतना भारी भरकम टैक्स लगा देते हैं तो एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज पैदा हो जाता है। आर्बिट्राज मतलब मुनाफे का एक बहुत बड़ा अंतर। बिल्कुल। और इतिहास गवाह है कि भारत के लोग और बाजार ऐसी बंदिशों को कभी भी खामोशी से स्वीकार नहीं करते। आपका इशारा किस तरफ है? अगर सीधे दरवाजे से सोना लाना इतना महंगा हो गया है तो पीछे के दरवाजे खुल जाते हैं। अरे हमें 60 और 70 के दशक का वो गोल्ड कंट्रोल एक्ट याद करना चाहिए। तब भी सरकार ने सोने को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। और उसका नतीजा क्या हुआ था? देश में स्मगलिंग, तस्करी का एक स्वर्ण युग शुरू हो गया। अंडरवर्ल्ड और एक पूरी की पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जब वैध रास्ते से 1 किलो सोना लाने पर लाखों रुपए का टैक्स लग रहा हो तो किसी तस्कर के लिए थोड़ा सा जोखिम उठाकर वो टैक्स बचा लेना एक बहुत ही लुभावना सौदा बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक जो रुपए को बचाने के लिए चला गया है कहीं अनजाने में गैर कानूनी रास्तों और ब्लैक मार्केट को फिर से ऑक्सीजन तो नहीं दे रहा है? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। क्या सरकार ने एक बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में एक पुरानी और खतरनाक क्रिमिनल बीमारी को वापस न्योता दे दिया है? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। अर्थव्यवस्था कोई गणित का सीधा फॉर्मूला नहीं है। ये एक ऐसा जटिल जाल है जहां आप एक धागा खींचते हैं तो पूरी चादर की सलवटें बदल जाती हैं। बहुत सही कहा आपने। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे रातों रात लिया गया एक फैसला वो 6% से 15% की छलांग सिर्फ एक धातु की कीमत नहीं तय कर रहा बल्कि देश की आर्थिक सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन ये सुरक्षा अपने साथ स्मगलिंग जैसे क्या नए और खतरनाक जोखिम लेकर आएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, वक्त ही बताएगा। इस सवाल के साथ और इस उम्मीद के साथ कि लोग खुद भी इस विषय पर अपनी खोज और विचार जारी रखेंगे, हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। विषयों की गहराई में जाने और दुनिया के काम करने के तरीके को डिकोड करने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।